आइए सर, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 एचपी चैप्टर का। इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। अब तक चैप्टर 1 का बेसिक का कॉन्सेप्ट कर लिए। इसमें टैक्स कैलकुलेशन सीखे, नॉर्मल इनकम, स्पेशल इनकम, सरचार्ज, मार्जिनल रिलीफ, रिबेट, एग्रीकल्चर इनकम, पार्शियल इंटीग्रेशन, एग्रीकल्चर इनकम जिसमें पार्शियल इंटीग्रेशन देखें। ठीक है, चैप्टर का एंड हो जाएगा तो 1 से 5 लेके 1 डेढ़ से 2 घंटा में रिवीजन शॉर्ट्स लेके बना देंगे। वो भी आपको एक्स्ट्रा क्लास करके करेंगे हम लोग रिवीजन, ऐसा सर का कहना था। चैप्टर 2 रेसिडेंशियल स्टेटस, स्कोप ऑफ टोटल इनकम देखे ट्यूसडे को इवनिंग में 50 मिनट का क्लास में। इसको भी सर रिवाइज कराएंगे, सर कहे थे, वहाँ पे जाके आपको साइट पे देखना होगा, पढ़ा होगा। अब चैप्टर 1 2 3 इसमें हम लोग 1 2 हो गया। अब 3 में हेड्स ऑफ इनकम है, ये इजी हेड है इसीलिए पहले इसको कर रहे हैं। ठीक है सर, आइए। इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी, बेसिक ऑफ चार्ज सेक्शन 22 है हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर का। ये कहता है इस सेक्शन के अंदर में कुछ फॉलोइंग कंडीशन है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ तो ही वो इनकम लाई करेगा, मतलब वो इनकम कवर करेगा हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है, इस हेड में आएगा। सिंस फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो ही उस रेस्पेक्टेड हेड में, तो ही इस रेस्पेक्टेड हेड मतलब एचपी हेड में वो इनकम जाएगा। इफ़ फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड हो देन इनकम सॉल भी कवर्ड होगा अंडर द हेड एचपी में। ठीक है, नंबर 1 देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग होना चाहिए और लैंड अपर टेनेंट देयर टू होना चाहिए। लैंड जो जॉइंट हो विथ बिल्डिंग के साथ में, वो वाला, दैट इज़ अनबिल्ट एरिया। अब जैसे देखिए सर, केस 1 है, विला है, विला के साथ में गार्डन भी है। ठीक है, दैट इज़ लॉन बोलते हैं इसको, पार्किंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, सॉरी गार्डन भी बोल सकते हैं। मान लो कुछ यहाँ साइड में पार्किंग भी है। सिंस इफ़ इस प्रॉपर्टी को लेट आउट किए फॉर 1 लाख पर मंथ, ठीक है, तो ये कवर्ड होगा अंडर हेड एचपी में कवर होगा। अगर रेंट इकट्ठा ले रहे हैं दोनों का एक ही साथ में, दोनों का इकट्ठा, ये पूरा विला मतलब इस पूरा प्रॉपर्टी का इकट्ठा रेंट ले रहे हैं हम लोग 1 लाख पर मंथ, तो ठीक है सर। अब केस 2 देखते हैं। लॉन है जो कि गार्डन है ऑनली इस लैंड पे। ठीक है, लॉन जो कि गार्डन को लेट आउट किए हैं फॉर 1 लाख पर मंथ, तो ये इनकम कवर्ड होगा अंडर हेड अदर सोर्सेज में। ठीक है, एज देयर इज़ नो बिल्डिंग, यहाँ कोई बिल्डिंग ही नहीं है, इस वजह से ये अदर सोर्सेज में चल जाएगा। ठीक है सर, सिंस बिकॉज इस लैंड पे कोई भी बिल्डिंग नहीं है साथ में, इसी वजह से ये कवर होगा अदर सोर्सेज में। ठीक है, अब यहाँ पे है सर केस 3। ठीक है, केस 3 एक लैंड है, मान लो ये 5 एकड़ का लैंड है और इसमें एक रूम है 100 स्क्वायर फुट का ओनली। ठीक है सर, लेट आउट कर दिए इस लैंड को, लेट आउट कर दिए हैं इस लैंड को 5 लाख पर मंथ पे, इकट्ठा रेंट ले रहे हैं एक ही जगह, मतलब इस पूरा इकट्ठा, ये रूम का भी और 5 एकड़ ज़मीन का भी। इस 5 एकड़ का ज़मीन में सिर्फ एक छोटा सा 100 एक रूम है 100 स्क्वायर फीट का। ठीक है, तो इसका जो इकट्ठा रेंट मिल रहा है ये भी अंडर हेड एचपी में आएगा, बिकॉज बिल्डिंग है इस लैंड पर, ऐसा माना जाएगा बिकॉज ऑफ रूम ऑफ 100 स्क्वायर फीट का छोटा सा रूम है, इस वजह से इस हेड में ये इनकम गिर जाएगा। अब आते हैं सर केस 4 पे। 5 एकड़ लैंड है, ठीक है, इसका रूम का 5,000 पर मंथ ले रहे हैं। ठीक है, ये एचपी में जाएगा इनकम। ठीक है सर, बिकॉज ये अलग से रेंट ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, और इसी सेम ऐसा ही है, लैंड है और साथ में 100 स्क्वायर फीट का रूम है। अगर हम लोग इफ़ रेंट अलग अलग दे रहे हैं, मतलब अलग अलग ले रहे हैं, ठीक है, तो जो रूम का 5,000 पर मंथ है ये एचपी इनकम में आ जाएगा, क्योंकि ये हाउस प्रॉपर्टी में कवर होता है। और लैंड का 4,95,000 पर मंथ अगर दे रहा है या ले रहा है, तो ये अदर सोर्स में चल जाएगा अमाउंट, जिसको ये पैसा मिल रहा है उसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे सर समझ लेते हैं। सिर्फ नोन होना चाहिए। बिल्डिंग मतलब क्या? बिल्डिंग मतलब 4 दीवार हो एंड छत हो। ठीक है, 4 वाल एंड सीलिंग छत हो। एग्जाम्पल, एक सिंगल रूम भी बिल्डिंग कहलाएगा क्या? यस, वो भी कहलाएगा। ठीक है सर। अब कंडीशन नंबर 2, असेसी मस्ट बी ऑनर ऑफ सच प्रॉपर्टी होना चाहिए, इंक्लूडिंग डीम्ड ऑनर भी हो सकता है। डीम्ड ऑनर मतलब सर जैसे मान लो कि मिस्टर जे है, मिस्टर जे ने अपना बेटा का नाम पे कोई प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, कोई घर खरीदा है। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी लिया है, बट वो डीम्ड, तो वो उसका पैसा पेमेंट कौन किया है? मिस्टर जे। इसी वजह से सर डीम्ड ऑनर इसका कौन होगा? मिस्टर जे ही कहलाएगा। ठीक है सर, तो डीम्ड ऑनर का तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम लोग ऑनर वाला केस पढ़ते हैं। ठीक है सर। एग्ज़ाम्पल 1, मिस्टर जे, मिस्टर जे है, मिस्टर जे है इस एचपी का ऑनर। ठीक है,
मिस्टर जे ने मिस्टर एस को HP लेट आउट पे दिया है, इसमें 8 रूम है, ठीक है। मिस्टर मिस्टर एस, ठीक है, रूम का 1 लाख पर मंथ भाड़ा देता है, मिस्टर जे को दे रहा है, मिस्टर एस रेंट दे रहा है, मतलब मिस्टर एस रेंट दे रहा है मिस्टर जे, जो कि ऑनर है घर का, ठीक है सर। और ये कौन है, ये फर्स्ट टेनेंट है, ठीक है। अब देखो 8 - 5 रूम रिक्वायर्ड था, 8 में से 5 रूम रिक्वायर्ड था मिस्टर एस को, तो वो रिमेनिंग 3 रूम सबलेट कर दिया मिस्टर जे ने, 3 रूम सबलेट कर दिया। देखो 8 में से 5 ही रूम का रिक्वायर्ड था मिस्टर एस को, तो मिस्टर एस क्या किया, 3 रूम सबलेट कर दिया मिस्टर जे ने अलाउ किया मिस्टर एस को कि हाँ आप आगे सबलेटिंग कर सकते हो, ठीक है, तो वो कर दिया। अब मिस्टर के को दे दिया मिस्टर एस ने 3 रूम, ठीक है सर, और रेंट ले लिया इसे 40,000 पर मंथ। मिस्टर एस को देगा मिस्टर के रेंट दे रहा है मिस्टर एस को, ठीक है, ये सेकंड टेनेंट हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ देखिए सर, ₹1,00,000 ये जो मिस्टर एस से मिस्टर जे को मिला उसका बात हो रहा है, ये HP इनकम है मिस्टर जे के लिए, इट इज़ फॉर बिल्डिंग, एंड बिल्डिंग के लिए है ये पैसा, एंड जे इज़ ऑनर है, ठीक है, जे जो है वो ऑनर है इस बिल्डिंग का, इस वजह से। और दूसरा ये जो मिस्टर एस है जो टेनेंट पे दिया है, ठीक है सर, ये 40 के अदर सोर्सेज इनकम है फॉर मिस्टर एस के लिए, एज दे आर नॉट द ऑनर और डीम्ड ऑनर ऑफ सच प्रॉपर्टी, वो उसका ऑनर नहीं है, तो इसलिए आउट अदर सोर्सेज में चल जाएगा ये 40,000, ठीक है सर। जो मिस्टर के दे रहा है मिस्टर एस को, वो मिस्टर एस के लिए चार्जेबल हो जाएगा अदर सोर्सेज में, ठीक है सर। भले मिस्टर एस आगे मिस्टर जे को पैसा दे रहा है, ये हम लोग सर देखेंगे समरी नोट्स में भी, इसका डिटेल से सर हम डिस्कस किए हुए हैं वहाँ पे। HP मस्ट बी यूज होना चाहिए फॉर एनी पर्पस के लिए यूज़ करो, बट एक्सेप्ट फॉर बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ SSC, दैट इज़ ऑनर ऑफ HP। मतलब सर जैसे एक ग्राउंड फ्लोर है, एक फर्स्ट फ्लोर है, एक सेकंड फ्लोर है, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर में स्टूडियो है फॉर ऑनलाइन क्लासेस चलाने के लिए मान लो, ठीक है सर, तो ये यूज बाय ऑनर, ये ऑनर ही यूज़ कर रहा है फॉर अपना बिजनेस और प्रोफेशन में यूज़ कर रहा है खुद ऑनर ही, तो ये कवर होगा सर अंडर हेड PGBP में, बिकॉज ऑनर ऑफ HP के लिए, ऑनर ऑफ HP खुद अपना ही बिजनेस के लिए इसको यूज़ कर रहा है ग्राउंड फ्लोर को, इसीलिए ये PGBP में इसका हिसाब होगा, ठीक है सर। अब फर्स्ट फ्लोर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है, ऑनर ही रहता है, ऑनर का पत्नी उसका बच्चा ये सब रहता है रूम में, ठीक है, दैट इज़ ऑनर का ही फैमिली रहता है, तो ये फर्स्ट फ्लोर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड किया हुआ है। सेकंड फ्लोर में वो लेट आउट कर दिया है, ठीक है, वो टेनेंट जो रेंटर है, मतलब वो अपना बिजनेस या प्रोफेशन चला रहा हो, उससे मतलब नहीं है, या वो खुद रह रहा हो, दैट इज़ उसका अपना फैमिली के साथ वो रह रहा हो, इससे ही मतलब नहीं है। बस ये दोनों सीधे, ये फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर कवर होगा अंडर हेड HP में, ऑनर ऑफ HP के लिए, मतलब जो इस हाउस प्रॉपर्टी का मालिक है ऑनर, उसके लिए ये दोनों पहला और दूसरा ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, ये दोनों उसके लिए कवर होगा HP में, हाउस प्रॉपर्टी इनकम में, और ये जो ग्राउंड फ्लोर है वो इसके लिए कवर होगा सर PGBP में, ठीक है। मतलब क्या सर, ऑनर अपना बिजनेस के लिए यूज़ नहीं कर सकता है, लेकिन वो उसका PGBP इनकम में उसका हिसाब होगा, बस इतना ही चीज़ है। अब आगे आते हैं सर, इन शॉर्ट्स में देखिए, हाउस है, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी है, सिंस HP को ऑनर का केस में समझना, HP को क्या किए सर, HP को लेट आउट पे दिया या सेल्फ ऑक्यूपाई किया है, ठीक है, कवर्ड होगा अंडर हेड HP में ऑनर के लिए, और बिजनेस या प्रोफेशन ऑफ ऑनर का है, ठीक है, तो वो कवर्ड होगा, अपना बिजनेस या प्रोफेशन चला रहा है ऑनर, अगर उसी अपना ही घर में, अपना ही बिल्डिंग में वो उसका खुद ऑनर है उस शॉप का या उस रेंट का या उस ग्राउंड फ्लोर का, जो भी, ठीक है, कुछ भी हो, बस बिल्डिंग होना चाहिए, तो उसका वो ऑनर है, तो वो कवर्ड होगा उसके लिए अंडर हेड PGBP में, ऑनर के लिए वो चीज़ कवर होगा, ठीक है। सिंस HP को लेट आउट करते हैं तो ऑलवेज ये कवर होगा अंडर हेड HP में ही, ठीक है। अब नंबर 3 एग्जाम्पल 1, ये किशोरी लाल है, ऑनर है 4 बिल्डिंग का किशोरी लाल, ठीक है, ये खरीदता है और रेंट पे दे देता है, ये खरीदता है और रेंट पे दे देता है प्रॉपर्टी, मतलब बिल्डिंग घर को खरीद के और रेंट पे दे देता है। मान लो लेट आउट इज़ द बिजनेस है इसका, किशोरी लाल का धंधा ही है ये कि खरीदो और रेंट पे दे दो, खरीदो बिल्डिंग और रेंट पे दे दो, ठीक है। देन ऑल्सो इसको जो रेंटल इनकम जो इसको मिल रहा है ये कवर्ड होगा अंडर हेड HP में ही, ठीक है,
किशोरी लाल के लिए, बिकॉज वो लेट आउट ही तो कर रहा है ना, प्रॉपर्टी को लेट आउट कर रहा है, इस वजह से सर वो अपना बिजनेस नहीं कर रहा है उसमें। घर खरीदना बेचना उसका धंधा है, बस इतना चीज़ है। अब देखते हैं आगे सर, कैलकुलेशन ऑफ इनकम अंडर हेड एचपी में कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्टेप 1, ग्रॉस एनुअल इनकम आपको लाना होगा वर्किंग नोट 1 से, जहाँ आपको सर फेयर रेंट, म्यूनसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है, और सर एक्चुअल रेंट रिसीव, ये सब चीज़ को सर आपको देखना होगा, वर्किंग नोटिस का बनाना होगा, तब ये अमाउंट यहाँ पे आएगा। नंबर स्टेप 2, म्यूनसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर होगा तो ही मिलेगा डिडक्शन, पेड बाय टेनेंट हो तो नॉट अलाउड होगा डिडक्शन, ठीक है। स्टेप 3, नेट एनुअल वैल्यू एनएवी आ गया। स्टेप 4, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, एनएवी का ही 30% अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन ए के तहत 30% ऑफ एनएवी का मिलेगा, ये स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 हो गया ये। स्टेप 5, माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर, वो इंटरेस्ट अलाउ होगा जो कि टेकन फॉर हाउस प्रॉपर्टी, एचपी के लिए लिया गया हो, एचपी का परचेज़ के लिए, एचपी का कंस्ट्रक्शन के लिए, एचपी को रिपेयर कराने के लिए लोन लिया, एचपी को रिनोवेशन कराने के लिए लोन लिया, एचपी का रिकंस्ट्रक्शन करवाने के लिए लोन लिए, ईटीसी, ठीक है, वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये क्या होता है सर, जैसे ये म्यूनसिपल टैक्सेस पेड, जितना पे पेमेंट किए होगे उतना ही आप क्लेम कर पाओगे, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन में ड्यू बेसिस पे मिलेगा, पे नहीं किए हो या पे किए हो इंटरेस्ट अमाउंट, उतना अमाउंट का डिडक्शन मिल जाएगा, उससे मतलब ही नहीं है कि पे है हुआ है कि नहीं हुआ है। इसको भी लेस कर देंगे तो स्टेप 6 आ जाएगा, इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है सर। अब आते हैं अगले एग्जाम्पल पर। सिंस एक एचपी था, मोर्टगेज दैट इज़ गिरवी में दे दिए, गिरवी पे दे दिए हैं, ठीक है। 10 लाख का लोन लिया एट द रेट 10% पर एनम पे, 1 लाख रुपए इंटरेस्ट का ये अमाउंट उसको देना पड़ रहा है जिससे लोन लिया है। सिस्टर वेडिंग में यूज़ किए उस लोन को, ठीक है। ये जो 1 लाख का इंटरेस्ट है, क्या ये अलाउड होगा उस एचपी के लिए? नहीं, नॉट अलाउड होगा एज डिडक्शन, बिकॉज ये लोन घर के लिए नहीं है, ये पर्सनल लोन है, ठीक है सर। ओके, अगला नोट, ठीक है। म्यूनसिपल टैक्स पे किए ड्यूरिंग 24-25 में 19,000 का, इंक्लूडिंग 5,000 था प्रीवियस ईयर के लिए, ठीक है सर। लास्ट ईयर के लिए 8,000 था, एडवांस में दिए 25-26 के लिए, ठीक है सर, दैट इज़ नेक्स्ट ईयर के लिए। अब सिंस डिडक्शन कितना अलाउड होगा 19,000 में से 8,000 जो एडवांस म्यूनसिपल टैक्स पे किए हैं ये अलाउ होगा इन प्रीवियस ईयर 25-26, मतलब नेक्स्ट ईयर में ही अलाउ होगा, अभी 2024-25 में अलाउ नहीं होगा ये डिडक्शन, बिकॉज ये नेक्स्ट ईयर का एडजस्टमेंट है, ठीक है सर। अब देखिए, इंक्लूडिंग 5,000 फॉर लास्ट ईयर, जो 5,000 जो 23-24 का भरे हैं वो आपको अलाउ हो जाएगा फॉर लास्ट ईयर वाला, और इज़ अलाउड होगा एज डिडक्शन एट प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर 24-25 वाला भी, दैट इज़ टोटल 11,000, 19,000 में से 8 माइनस हो गया, 11,000 का आपको डिडक्शन मिल जाएगा, जिसमें 5,000 प्रीवियस ईयर का है सर, ठीक है ये, और रिमेनिंग बैलेंस 6,000 जा रहा है 24-25 के लिए, ठीक है। तो आपको टोटल डिडक्शन 11,000 का मिल जाएगा 2024-25 में, और 8,000 का मिलेगा आपको 25-26 में। बस ये चीज़ें थी। अब आते हैं सर एग्जांपल नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोइंग ड्यू हुआ है, ठीक है, फॉर प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए 75,000 का, आउट ऑफ दिस 50,000 पे किए हैं ड्यूरिंग 24-25 में, एंड 25,000 अनपेड है। डिडक्शन अलाउ होता है, डिडक्शन टू बी अलाउड ड्यूरिंग 24-25 में कितना मिलेगा वो बताइए। आंसर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड अलाउड होता है ऑन ड्यू बेसिस पे, देयरफॉर 75,000 का पूरा अलाउ होगा एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 224 सब सेक्शन बी के तहत, ठीक है। 25,000 अनपेड अमाउंट से मतलब नहीं है, क्या पेमेंट हुआ नहीं हुआ, बस 75,000 उसका इंटरेस्ट है, वो उसको यहीं पे क्लेम कर देगा जाएगा, ठीक है सर, वो ड्यू बेसिस पे मिलता है। अब एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ जीएवी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जीएवी का अमाउंट जानने के लिए ये 4 चीज़ पता होना चाहिए। पहले तो सबसे पहले फेयर रेंट ऑफ एचपी पता होना चाहिए, म्यूनसिपल वैल्यू ऑफ एचपी पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड रेंट ऑफ एचपी पता होना चाहिए, एक्चुअल रेंट ऑफ एचपी पता होना चाहिए, ठीक है सर। अब क्या करना है सर, जैसे देखो, फेयर रेंट का मतलब क्या है, रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी का इन सेम लोकेलिटी में कितना अमाउंट है, वो वैल्यू को कहते हैं फेयर रेंट, ठीक है। म्यूनसिपल वैल्यू एनु उसी लोकेशन में उस प्रॉपर्टी का ही जैसा सेम उसी प्रॉपर्टी का जैसा क्या रेंट चल रहा है वो है उसका फेयर वैल्यू। एनुअल म्यूनसिपल वैल्यू का क्या कहते हैं सर, एनुअल वैल्यू ऑफ एचपी, जो कि डिक्लेयर किया है म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन, ठीक है,
फॉर कैलकुलेटिंग म्यूनसिपल टैक्स के लिए वो वैल्यू निकालती है गवर्नमेंट, उसको कहते हैं म्यूनसिपल वैल्यू ऑफ एचपी। ठीक है। स्टैंडर्ड रेंट, मैक्सिमम रेंट कितना चार्ज किया जा सकता है एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत, वो वैल्यू को कहते हैं स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है। एक्चुअल रेंट ऑफ एचपी पता होना चाहिए, दैट इज़ रेंट जो कि एक्चुअली चार्ज कर रहा है असेसी या ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी, जो दे रहा है टेनेंट एचपी का ऑनर को, वो है एक्चुअल रेंट जो कि उसको मिल रहा है। ठीक है सर। अब देखिए नॉर्मल रूल ये है फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीएवी। जीएवी कैसे निकालते हैं उसको, जीएवी को निकालने के लिए ये रूल है सर पहले। ठीक है। आगे हम लोग इसका एक एग्जांपल भी देखेंगे अभी कैसे निकालते हैं। नंबर 1 एफआर, फिर नंबर 2 एफआर मतलब बोले तो फेयर रेंट, और नंबर 2 मार्केट वैल्यू। ठीक है। 5 लाख और 6 लाख, हाइयर ऑफ अबव ले लेंगे, 1 और 2, इस दोनों में से जो एफआर और एमबी दोनों में से जो हाई होगा वो यहाँ आ जाएगा, जैसे कि 6 लाख आ गया। ठीक है सर। इस दोनों को कंपेयर करना है एंड इसमें से विच एवर इज़ हाइयर हो वो अमाउंट ले लेना है। एफआर मतलब फेयर रेंट, एमबी मतलब म्यूनसिपल वैल्यू। ठीक है। आगे अब स्टैंडर्ड रेंट से इसको कंपेयर करना है। स्टैंडर्ड रेंट ठीक है 4,50,000 है। ठीक है, ये गिवन है क्वेश्चन में, एमबी भी गिवन था, एफआर भी गिवन था, हाइयर ऑफ अबव, तो इस दोनों में से लिए। अब यहाँ पे क्या करना है सर, पांचवा एक्सपेक्टेड रेंट कैसे आएगा, लोअर ऑफ अबव लेना होगा, मतलब थर्ड और फोर में। ठीक है सर। जो तो लोअर क्या है 4.5 लाख है वो ले लिए। फिर अब छठा नंबर एक्चुअल रेंट को देखते हैं, तो एक्चुअल रेंट मिला है 3 लाख। अब यहाँ पे क्या है, देयर फोर जीएवी हाइयर लेना होगा, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, दैट इज़ पाँचवा छठा में जो भी हाइयर हो वो यहाँ पे आ जाएगा जीएवी बन के। तो दोनों में हाइयर कौन है, 4.5 लाख, तो 4.5 लाख यहाँ पे ले लेंगे। अब देखिए सर एक नोट है, इफ़ स्टैंडर्ड रेंट नॉट एप्लीकेबल हो या नॉट गिवन हो स्टैंडर्ड रेंट नंबर 4। ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर ये कैसे बताएंगे। देखो हाइयर ऑफ एफआर और एमवी लेके, तो हाइयर ऑफ ये वहाँ पे हम लोग जो पहुँच रहे हैं थर्ड नंबर, जब ये है ही नहीं तो ये डायरेक्ट यही चीज़ बन जाएगा, तो जो थर्ड नंबर है हाइयर ऑफ अबव उसी को मान लेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है। तो वही चीज़ लिखा है कि हाइयर ऑफ 1 और 2 का लेंगे, वहीं दैट इज़ वही अमाउंट होगा एक्सपेक्टेड रेंट 1 और 2 में जो हाइयर होगा। ठीक है। डायरेक्ट तो 5 पे आ जाएगा, 4 है ही नहीं तो 3 और 5 दोनों एक ही हो जाएगा। ठीक है। इससे रिगार्डिंग एक और है यहाँ पे सर नोट इफ़ फेयर रेंट इज़ नॉट गिवन इन क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे, मतलब ये फेयर रेंट पहला वाला ही नहीं दिया हो तो क्या करेंगे सर, तो क्या करेंगे, देन एक्चुअल रेंट पर मंथ जो मिल रहा है फेयर रेंट पर मंथ। ठीक है। एक्चुअल में जो पर मंथ मिल रहा है जो, वही अमाउंट फेयर रेंट पर मंथ होगा, वही ले लेंगे। ठीक है। मतलब अगर एफ आर गिवन ही नहीं है ये 5 लाख, तो एक्चुअल रेंट जो 3 लाख मिला है उसी को यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है सर। अब आते हैं हम लोग सर देखते हैं दो शॉर्ट एग्जांपल्स। ठीक है। एफ आर है 5 लाख, एम वी है 4.5, एस आर है 650, ए आर है 490। जनरली क्वेश्चन में दिया होता है। ठीक है। कैलकुलेट करके बताओ जी वी। तो एफ आर और एम वी में जो हाइयर था 5 लाख और 4.5 लाख गिवन है, देखो दोनों में हाइयर ले लिए 5 लाख। फिर एस आर यहाँ गिवन है 6,50,000, इस दोनों में लोअर ले लिए 5 लाख, एक्सपेक्टेड रेंट बन गया। अब ए आर गिवन है, ए आर डाल दिए 4,90,000, इस दोनों में क्या लेंगे सर, जो हाइयर होगा। तो आप यहाँ पे देखिए जी ए बन गया हाइयर जो कि है 5 लाख। ठीक है। देखो इस दोनों में 5 लाख हाइयर है। अब वैसे ही एग्जांपल 2 है, देखो यहाँ पे सर क्वेश्चन गिवन है, एफ आर है 7 लाख, एम वी है 8 लाख, एस आर है 7.5 लाख, ए आर है 7,75,000। ठीक है। तो यहाँ पे सर एग्जांपल 2 एफ आर 7 लाख, एम वी 8 लाख। ठीक है। दोनों में हाइयर ले लेंगे 8 लाख। फिर एस आर जो है सर वहाँ क्वेश्चन में गिवन है 7.5 लाख, वो डाल दिए, इस दोनों में लोअर ले लेंगे 7.5 लाख। अब एक्चुअल रेंट भी गिवन है 7.75 लाख, इस दोनों में क्या करेंगे सर, इस दोनों में जो हाइयर होगा 7.75 लाख वो लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 7.75 लाख जी बन गया। ठीक है सर, ये हो गया, ये भी हो गया। अब इलस्ट्रेशन 3 देख लेते हैं। ठीक है सर। कैलकुलेशन ऑफ इनकम कर रहे हैं अंडर हेड एचपी में। ठीक है सर। अब देखिए पर्टिकुलर्स जीएवी पहले ही यहाँ पे वर्किंग नोट बना गया, इसीलिए इतना जगह करके यहाँ पे आप सबसे पहले आपको कैलकुलेशन करना होगा वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ जीएवी। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन में एफआर और एमवी दिया है, दोनों में से जो हाइयर होगा वो थर्ड आ जाएगा 90,000। फिर एसआर और ये इसमें दोनों में जो लोअर होगा वो आ जाएगा, देखो एक्सपेक्टेड रेंट बन गया 90,000। फिर एआर गिवन था 68,000 का। ठीक है। इसमें 62 के सॉरी ए आर गिवन है 62 के 62,000 है, ये 68 नहीं है, गलती से मतलब वो पेन लग गया है। तो ये 62 के है एक्चुअल रेंट, तो दोनों में हाइयर ले लेंगे, उसका मतलब फिर नहीं बनता है, तो हाइयर ले लेंगे सर पाँचवा छठा में जो कि है 90,000। तो 90,000 सीधे यहाँ उड़ के आ गया, वर्किंग नोट नंबर 1 यहाँ पे मार्क कर दिए।
और इंटू 12 मंथ कर दिए तो 10,80,000 आ गया। माइनस म्यूनसिपल टैक्स पेड है, गिवन है, कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में तो मान लेना सर ऑनर पे किया है। तो 40,000 माइनस कर दिए, 10,40,000 NAV आ गया। माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दिए 30% ऑफ NAV दे, जो कि 10,40,000 का 30% 3,12,000 लेस कर दिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोइंग दिया हुआ है ये भी क्वेश्चन में, तो 60,000 दिया है, पूरा का पूरा मिल जाएगा सर। जो भी उसका बोरो हुआ है ड्यू बेसिस पे, पेमेंट से कोई मतलब ही नहीं है, इस वजह से 60,000 भी यहाँ लेस हो जाएगा। देयरफॉर इनकम अंडर हेड HP आ जाएगा सर 6,68,000। और यहाँ पे आपका सोल्यूशन हो गया 3 का ओवर। ठीक है, बाकी होमवर्क है इलस्ट्रेशन 1 और 2। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।